चला जा। कस्टम ड्यूटी का जो थ्योरी पार्ट है वो कवर करते हैं ताकि 10 नंबर पूरा कवर हो जाए। 10 नंबर का पूरा चैप्टर है। ज्यादा कुछ है नहीं, बस 23 क्वेश्चन है। बस 24 क्वेश्चन है बस, जिसमें आधा क्वेश्चन ये सब आएगा नहीं। कभी कस्टम ड्यूटी थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये तो बेसिक चीज था, इससे डाला हुआ है। तुमको पता है कस्टम ड्यूटी का मतलब, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? तुमको पता है ड्यूटी और टैक्स में क्या अंतर है? क्लास में बताए थे हम। ड्यूटी टैक्स में अंतर ये है कि टैक्स लगता है कोई पर्टिकुलर इनकम होगा तो, या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होगा तो। बट ड्यूटी में क्या होता है, आप यदि सामान कहीं से बाहर से लेके आते हैं तो आप अपने लिए मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी अपना ड्यूटी लग जाता है। बट टैक्स क्या होता है, हमेशा बिजनेस या फिर कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जो हमेशा हम लोग नहीं करते, उसे उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट ड्यूटी क्या होता है, मान लो दूसरे दूसरे कोई कोई भी सामान लेके आए, घर के लिए लाएगा तो भी कस्टम ड्यूटी लगेगा, बेचने के लिए लाएगा तो भी कस्टम ड्यूटी लग जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यूटी। कस्टम का मतलब होता है, बताए थे हम, पुराना रीति रिवाज, वहां से स्टार्ट हुआ था ये। पहले क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा के पास ज्यादा था तो बहुत सारा सोना लेके आता था, वहीं से स्टार्ट हुआ कस्टम ड्यूटी। और आज के समय में देश के हिसाब से हम लोग बढ़ गए, तो देश के हिसाब से हो गया। एक देश से दूसरे देश में जाओगे तो तुमको टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। जैसे कि तुमको पता होगा कि ये सुना होगा तुम लोग, जिसे दुबई, दुबई से हम लोग सोना लेके आते हैं तो 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, पता है बात? बट एक्चुअल में तुम यदि इसको देखोगे ना बारीकी से, ये सब पहले के लोग सोचते थे। बट इसको तुम यदि फाइनेंशियली फाइनेंशियली वाइज देखा जाए तो ये पता है क्या है, तुम देखोगे ठीक तरीके से, तो वहां पे यहाँ पे मेकिंग चार्जेस कितना लगता है? 7%। गोल्ड का, गोल्ड का ज्वेलरी बनाओगे ना तो 7% लगेगा। वहां पे मेकिंग चार्जेस लगता है 20 से 25%, ले दे के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अपने को यदि दूसरे देश से लाना भी चाहिए ना, इसीलिए जो जो स्मगलिंग होता है ना, वो गोल्ड के बिस्किट का होता है, बार्स का। कभी इसका नहीं होता है, कभी ज्वेलरी का नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है ज्वेलरी में तो ऑलरेडी मेरे को लॉस है ना, 20 से 25%, 7% में बन जा रहा था। तो हम यहाँ पे टैक्स बचाने के चक्कर में उससे ज्यादा हम मेकिंग चार्जेस दे दिए। ठीक है, खैर चलो आओ, तो ये समझ में आया बात। टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर है? कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ये एंट्री नंबर कौन सा है? 83। एंट्री नंबर 83 का मतलब समझ में आया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट है, जिसमें पहला लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, तीसरे का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का 83 नंबर एंट्री में कस्टम ड्यूटी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तुमको यदि क्वेश्चन पूछता है तो तुमको ये दोनों दोनों को मेंशन करना जरूर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लेगा। स्टेट लिस्ट में लिखा रहता तो कौन टैक्स लेता? ममता दीदी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पढ़ा दिया हम। ड्यूटी किसके ऊपर लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुम अपने लिए करो, अपने घर के लिए करो, या फिर तुम बेचने के लिए करो, परचेस सेल करने के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू बोल रहे सॉरी, थ्योरी में आ सकता है। हाँ बोल, आ जाओ, छोड़ दो वो सब, बीता हुआ कल था। इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, हाँ अब आ जाओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आर नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। हम लोगों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हम लोग होंगे भी नहीं। इंटरनेशनल परचेज एंड इंटरनेशनल सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इट इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। मतलब जब हम लोग गुड्स का मूवमेंट होता है दूसरे देश से इंडिया में, या फिर इंडिया से कहीं और, या फिर इंडिया से कहीं और, दूसरे देश में, दूसरे देश से इंडिया में, या फिर इंडिया से किसी और देश में, तो उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब दूसरे देश से इस देश में आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। और जब इस देश से दूसरे देश में जा रहा है क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। देख वही एग्जाम में आएगा तो तुम इसी तरह से लिखना, द ड्यूटी इज लेविड ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेल और परचेज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर द लेवी ऑफ ड्यूटी। सेल और परचेज करना जरूरी नहीं है, बस खाली मूवमेंट हो रहा है तो हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। ऑलरेडी पढ़े हम लोग। हाँ, एग्जाम्पल्स, इफ द एजेंट इन इंडिया गेट्स गुड्स फ्रॉम हिज ओवरसीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मालिक। मालिक से कोई एजेंट, इंडिया का एजेंट कोई रिसीव करता है गुड्स, तो उसके ऊपर उसको कस्टम ड्यूटी लगेगा। ठीक है, तुम बेचने के लिए खरीद रहे हो क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्जेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एट सच रेट। कस्टम ड्यूटी जो लगेगा उसका जो रेट है ना, वो कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा गया है। कस्टम टैरिफ एक्ट एक अलग से एक्ट है। कस्टम ड्यूटी जो है वो तो है ही, अलग से कस्टम टैरिफ एक्ट भी है, उसमें लिखा गया है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इसके इसके ऊपर इतना कस्टम ड्यूटी।
उसी के हिसाब से हम लोगों का कस्टम ड्यूटी लगता है। तो देखो, कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एज सच एज मे बी स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो तुमको यदि चार्जेबिलिटी पूछता है तो तुमको ये चीज मेंशन करना जरूरी है। एंड एनी अदर लॉ फ्रॉम द टाइम बिंग, बोल दिया ये लाइन लिख के बाद गवर्नमेंट अपने आप को सेव कर लिया कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कोई ऑर्डर चेंज करे, तो उसके हिसाब से आप ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स? गवर्नमेंट गुड्स के ऊपर क्या ट्रीटमेंट है? सेम ट्रीटमेंट है। गवर्नमेंट गुड्स के ऊपर सेम ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि तुम गुड्स, चाहे किसी भी टाइप का गुड्स हो, तुम कोई नॉर्मल पर्सन गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है या फिर गवर्नमेंट अपना गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, तो भी टैक्स सेम टाइप का लगेगा, सेम रेट से लगेगा। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज एट पार विद द नॉन गवर्नमेंट गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। The charging sections applies to the goods belonging to the government as well as goods not belongs to the government. दोनों क्या होगा? दोनों इक्वल मानेंगे, चाहे वो गुड्स गवर्नमेंट्स का रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड ना हो, दोनों को क्या मानेंगे हम लोग? सिमिलर मानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेबिलिटी इवेंट। टैक्स कब लगता है? देखो, टैक्सेबिलिटी इवेंट डिफर्स टू द इवेंट लायबिलिटी। इवेंट मतलब घटना, कौन से घटने पे टैक्स टैक्स लगता है? तो देखो, इट इन कॉमन पार्लियंस, नॉर्मल केसेस में, कॉमन पार्लियंस मतलब होता है इन जनरल। इन जनरल कस्टम ड्यूटी अराइज, जब कस्टम ड्यूटी कब अराइज होता है? व्हेन द गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया एंड गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। बट टेक्निकली हम लोग क्या कर सकते हैं? इट इज डिस्कस एज एंटर्ड। हम लोग अलग से दो अलग पॉइंट पढ़ेंगे, इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा टैक्सेबल इवेंट, तुमको ये लिखना है इंपोर्ट के टाइम पे और एक्सपोर्ट के टाइम पे कस्टम ड्यूटी लगता है, बात खत्म। क्या रेट से? जो रेट लिखा हुआ कहां पे? कस्टम टैरिफ एक्ट 1980 1975, ये तुमको एक्ट याद रहेगा तो ठीक है। समझ में आया बात? टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट। अब देखो, इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का नीचे दिया होगा। इंपोर्ट के केसेस में देखो, इंपोर्ट ऑफ कमेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख। इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, कमेंसेस मतलब होता है स्टार्ट होना। इंपोर्ट कब से स्टार्ट होता है? व्हेन द गुड्स क्रॉसेस इंडियन टेरिटोरियल वाटर। अब इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्या होता है हम लोग नीचे पढ़ेंगे अभी। एंड गेट्स कंप्लीटेड व्हेन द गुड्स आर क्लियर फ्रॉम द होम कंजम्पशन। इंपोर्ट कब स्टार्ट होगा? इंपोर्ट तब स्टार्ट होगा जब गुड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर, जैसे जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया के नीचे का पार्ट है, हाँ है, तो यहां से अपना गुड्स आ रहा है, मान लो यहां से जो गुड्स आ रहा है ना, तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा, यहां से अपना इंपोर्ट स्टार्ट होता है। खत्म कब होता है? जब गुड्स में, जब हम लोग यहाँ पे इंडिया में घर के मतलब इंडिया में होम कंजप्शन के लिए वो रेडी हो जाए, तब उसे बोलेंगे क्या हो गया? इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट यहां से होगा और एंड कब होगा? जब होम कंजम्पशन के लिए जाएगा तब। देखो क्या लिखा हुआ है, इट कमेंसेस व्हेन द गुड्स क्रॉसेस इंडियन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, crosses Indian territorial water and gets completed when the such goods are cleared from the home consumption by the custom authority। ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबिलिटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट था, क्लास में इसके ऊपर सम्स कराया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आएगा ये, एक्सचेंज रेट वाला सम्स आएगा, ये पढ़ के जाना। आंसर देखो, इन केस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट के केस में हम लोग एक्सचेंज रेट क्या क्या लेते हैं, और एक्सपोर्ट के केस में एक्सचेंज रेट क्या लेते हैं। एक्सचेंज रेट पहले तो देखो सीबीआईसी का लेते हैं, जो पहला दिख जो सोचने का बात है वो क्या है? सीबीआईसी का लेते हैं। ठीक है, हम लोग सीबीआईसी, देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। समझ में आया बात? संस में जितना भी घुमा के देते, आरबीआई का रेट ये है, सीबीआईसी का रेट ये है, और दो तीन ठो और देते, तुमको सिर्फ और सिर्फ रेट किसका लेना है? आज ही कसम खा लेना, रेट किसका लेना है? सीबीआईसी का रेट लेना है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में घुमाता है संस। ठीक है, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, प्रैक्टिकल्स में आता है, बट ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इंपोर्ट के केस में एक्सचेंज रेट कब का लेते हैं? देखो, द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री। जब पहला बिल ऑफ एंट्री जब लोग फाइल करते हैं, उस दिन का जो भी एक्सचेंज रेट रहता है उसी को लेते हैं। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है ये पता है ना? क्या होता है बताओ? देखो देखो, एक चीज बताते हैं हम, ये जैसे दिया हुआ है डॉलर, सॉरी सॉरी, रुपया पर डॉलर, इसको पढ़ा जाएगा रुपया पर डॉलर। ठीक है, ये देख रहा है, रुपया पर डॉलर, क्या है ये? रुपया पर पाउंड, ये पाउंड का है। अरे भाई, पाउंड है। ठीक है, ये रुपया है, ये पाउंड है। तो ये जो रेट होता है ना, ये रेट कब का लेंगे? इंपोर्ट के केस में कब का लेंगे हम लोग? बिल ऑफ एंट्री का। और एक्सपोर्ट के केस में कब का लेंगे हम लोग? शिपिंग बिल का। रेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, और रेट कौन सा लेना है? सीबीआईसी का लेना है। समझ के बाद? ठीक है, आगे बढ़े।
तो यूरो का ना ऐसा होता है। यूरो ऐसे होता है, हाँ येन ऐसे होता है। ठीक है, चलो हाँ। तो हम क्या बोले, इंपोर्ट के केस में कौन सा लेते हैं हम लोग, बिल ऑफ एंट्री का, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जो हम लोग फाइल किए थे वो रेट का, और यहाँ पे शिपिंग बिल का। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। कौन किसका रेट लेते हैं, सीबी आईसी का। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द शंक आफ्टर क्रॉसिंग इंडियन टेरिटोरियल वाटर। मान लो गुड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, अभी हम लोग पढ़े थे ना, इंपोर्ट यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पे डूब गया गुड्स, तो उस केसेस में क्या होगा। एज सुन एज द शिप क्रॉसेस आईटीडब्ल्यू का मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर, गुड्स आर सेड टू बी एक्सपोर्टेड। जैसे गुड्स क्या हुआ क्रॉस, जैसे मान लो ये एक्सपोर्ट वाला गुड्स हो रहा है, ये एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि ये गुड्स है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर यहाँ पे है और गुड्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, यहाँ पे शिप है अपना, समझ के बाद। तो उस केसेस में क्या हो, देयरफॉर इफ द शिप शंक आफ्टर द क्रॉस, ये क्रॉस होने के बाद यदि ये डूब गया, यदि ये डूब गया, तो एक्सपोर्ट इज सेड टू बी द कंप्लीटेड, हम लोग मान लेंगे एक्सपोर्ट हो चुका है, एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लाइबल, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा, बात खत्म। वैसे आप ही क्या इम्पोर्टर का कोई फायदा नहीं। यस, इंपोर्ट के केस में तुम लोग यदि पूछेगा कि सर इंडियन के देख इसके पहले डूबा तब तो कोई मतलब नहीं है, तब तो इंपोर्ट का कोई हिसाब ही नहीं, यहाँ के बाद भी डूबा तो भी हिसाब नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ा ना इंपोर्ट कंप्लीटेड, होम कंजम्पशन होगा तब तो बस बात खत्म। बट इंडियन ट्रेडेड वाटर, हाँ तो स्टार्टिंग हुआ था सर, कंप्लीट कहाँ हुआ, समझ के बाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए, गुड्स का डेफिनेशन बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना, एग्जाम में आएगा। ठीक है, खैर छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं है। आ जाओ, गुड्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन याद रखना, एग्जाम में आएगा पक्का। तुमको सिंपल सोचना है, पहले तो तीनों गाड़ी का नाम लिख लो, एयरक्राफ्ट, वेसल्स। अच्छा, व्हीकल्स पहले था, ठीक है, यदि लिखाए होंगे तो काट देना आप, अब व्हीकल्स को हटा दिया गया। एयरक्राफ्ट और वेसल्स स्टोरेज, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, स्टोर्स, स्टोरेज मतलब वही स्टोरेज स्टोर्स, और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप का प्रॉपर्टी जो मूव कर सकते हैं, ये सारा का सारा गुड्स क्या है, गुड्स है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, इसका गुड्स का डेफिनेशन आएगा, ठीक है। इसके अलावा नोट्स में देखो लिखा हुआ है, एनिमल, बर्ड्स सेक्टर आर गुड्स आर लाइबल टू बी कस्टम ड्यूटी, मतलब बाहर से पिंजड़ा में पकड़ के लेके आओगे तो भी क्या माना जाएगा, कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। चला, ड्यूटेबल गुड्स का मतलब क्या होता है देखो, सिंपल वर्ड में बताया, तो जिसके ऊपर ड्यूटी लगता है उसको बोलते हैं ड्यूटेबल गुड्स। ड्यूटेबल गुड्स मींस एनी गुड्स व्हिच इज चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन व्हिच द ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, जिसके ऊपर ड्यूटी अभी तक पे नहीं किया गया है, पे करना है बट अभी तक पे नहीं किए। द एक्सप्रेशन ऑफ चार्जेबल टू द ड्यूटी ऑफ विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड indicate that when the duty is paid or any goods, such goods ceases to be a dutiable goods। देखो, जब गुड्स, हाँ आप क्या करेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि दो, 3 नंबर के 2 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, मगर तुम्हारा तुम मेरी डेफिनेशन में देखोगे ना, तो टू सब क्लास 14 में बस इतने डेफिनेशन था, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या लिखोगे 3 नंबर में। तो ड्यूटेबल गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लेना है अच्छा तरीके से, हाँ। गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लिया हम लोग, ड्यूटेबल गुड्स हो ही गया। इंडिया का डेफिनेशन आने का चांसेस कम है, क्योंकि इंडिया का मतलब तो सभी को पता है। यहाँ पे देखो वर्ड दिया हुआ इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब इंडिया का मतलब जो हम लोग जानते हैं वो है, और साथ ही साथ ये सब भी है, साथ ही साथ क्या क्या है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर भी है, और टेरिटोरियल वाटर इंडिया में, इंडिया के ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ से 12 किलोमीटर, 12 न्यूकोटिक माइल्स तक है इनटू द सी फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। कोस्ट ऑफ इंडिया, लैंड इंक्लूड्स एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक्स, टाइबल रिवर, एंड इट इज एक्सटेंड अप टू द, देख इसका मतलब शॉर्ट में बता दे, उसके नीचे, हाँ टापू भी माना जाएगा, टापू भी अपने अंदर, IEEZ जो है ना वो टापू ही है, ठीक है। नहीं, टापू जैसे कि अंडमान, ठीक है। 1 न्यूक्लियोटिक माइल्स का मतलब ये होता है, कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं,
कि एक न्यूक्लियोटाइड माइल का मतलब होता है 1.15 माइल्स इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट एक मतलब 2 किलोमीटर। हाँ 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट बोल सकता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये सब फालतू है बस। ये आ सकता है एग्जाम में, मार्क कर लेना ये सब। इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 28 कस्टम वाटर एक्सटेंड 24 निकोटिक माइल्स तक। कस्टम वाटर 24, इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 lines in. It means a water extending into the sea up at the limit of contiguous zones in India and includes any bay, gulf. इसका मतलब क्या है ना, ऊपर का हवा वगैरह सब चीज क्या मानेंगे? इंडिया मानेंगे। सिर्फ वाटर नहीं, वाटर तो इंडिया है ही, ऊपर भी जो है वो भी इंडिया है, इसके कहने का मतलब है। अबे ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन कस्टम वाटर यहां तक है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर यहां से लगेगा, इंपोर्ट यहां से स्टार्ट होता है, खत्म यहां पे होगा जब। बट इंडियन कस्टम वाटर का मतलब होता है यहां से, ये 12 किलोमीटर, 12 निकोटिक माइल्स तक है, और ये 24 निकोटिक माइल्स तक है, ये बोलना चाह रहे हैं। ये डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडियन कस्टम वाटर, टेरिटोरियल वाटर एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट कस्टम वाटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पढ़ के जाना है। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है? मतलब सिंपल, जितना पढ़ा रहे इसका मतलब क्या होता है सर? मीनिंग। भरोसा करिए किसी भरोसा से ही हम तुमको बोल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमको एकदम भरोसा है कि तुम मेरा एग्जाम में, एग्जाम के टाइम पे मेरा एडवर्टाइजमेंट तुम ही करेगा। क्वालिटी करता था एकदम तगड़े वाला बस वही, वॉशरूम में जा रहा है, देख रहा है कि एजेड हुकम वहां पे गिरा हुआ है। चल ठीक, आ जाओ। बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज अंडर द कस्टम एक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। कस्टम ड्यूटी में जो भी ड्यूटी लगता है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और एक प्रिफरेंशियल। देख ठीक तरीके से पढ़ेगा ना, चीट मारने का दरकार नहीं पड़ेगा। समझ गया? ठीक है, दिस इज द जनरल रेट ड्यूटी एंड ऑल द गुड्स आर लाइबल टू ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी सब पे लगता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो सब पे लगता है। प्रिफरेंशियल रेट तुम नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी क्या होता है? इसको सीवीडी भी बोलते हैं। थ्योरी पार्ट के लिए ना ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मेरे को नहीं लगता। इसको भी हम स्किप कर रहे हैं, इसको भी स्किप करें। थ्योरी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कराए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हाँ ये पढ़ लेना है बस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। याद है वैल्यूएशन ऑफ, जब कस्टम ड्यूटी बताए थे तो ट्रांजेक्शन वैल्यू एसेसिबल वैल्यू कब होगा, इसका कंडीशन था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी भी यूट्यूब पे डाला हुआ है कि कस्टम ड्यूटी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। उसमें बताया था कि हम नॉर्मल केसेस में ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू एसेसिबल वैल्यू होता है। जितना पे बेचोगे, जैसे कस्टम ड्यूटी मान लो ए जो है बी को सामान बेचा 1 लाख में, कस्टम ड्यूटी कितना पे लगेगा? 1 लाख पे लगेगा। जितना पे ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर लगेगा, बस यही बात। ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज एसेसिबल वैल्यू। टीवी इक्वल टू एबी कब होगा? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहला, बायर एंड सेलर ऑफ द गुड्स मस्ट नॉट रिलेटेड पार्टी, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, संबंध नहीं होना चाहिए। और द सेल कंसिडरेशन ऑफ द, सोल कंसिडरेशन ऑफ द सेल, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल का जो अमाउंट है ना, बस वही कंसिडरेशन है। मतलब एग्जांपल समझो एक बार, ए बी को सामान बेचा 1 लाख रुपए में, एसेसिबल वैल्यू कितना होगा? एक बात होता है एसेसिबल वैल्यू होता है क्या पता है? एसेसिबल वैल्यू का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब होता है जितना का ट्रांजेक्शन किया गया। तो हम लोग नॉर्मल तो 1 लाख रुपए टैक्स लगाना चाहिए, बट मान लो सम्स ऐसा कुछ है कि ए जो है बी को सामान बेचा है 1 लाख रुपया प्लस, बी जो है इसको ना 20 हजार का कोई सामान भेजा था, तो अब टैक्स कितना पे लगना चाहिए? 120 पे लगना चाहिए। नहीं, 120 पे लगना चाहिए। हम तुमसे कोई सामान, तुम चाइना का आदमी, हम तुमसे कोई सामान खरीदे इंडिया में, तुमसे डील हुआ कि मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मेरे मतलब वो सबसे यूनिक होना चाहिए। तो तुम मेरे को बोला कि सर एक काम कीजिए, ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं मिलता, आप मेरे को दे दीजिए। तो हम क्या किए, यहां से 20 हजार का सामान तुमको दिए, और तुम क्या किया, उस 20 हजार को
का सामान को मॉडिफाई करके 1 लाख रुपए मेरे से लिया और 1,20,000 में तुम मेरे को दे दिया, टैक्स किस पे लगना चाहिए? 1,20,000 पे। तो यही बोलना चाहिए कि ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 लाख पे तभी टैक्स लगाएंगे जब सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन सिर्फ 1 ही लाख हो और कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन कुछ हो ही ना। बट यहाँ पे अपना क्योंकि ये एड ऑन हो गया तो एड ऑन पे भी टैक्स लग जाएगा। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछता है? थ्योरी में पूछेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज एसेसेबल वैल्यू। व्हाट आर द कंडीशंस? क्या कंडीशंस है? तो 2 कंडीशन है। पहला, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा, क्योंकि देखो दोनों के बीच में रिलेशन होगा ना तो क्या होगा? प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा। हम और अपने अपने ही भाई को कोई सामान बेचेंगे तो कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगने के कारण हम लोग सस्ता में बेचेंगे ना उसको। 1 लाख का सामान इसको 10,000 में बेच रहे हैं जानबूझ के, ताकि कस्टम ड्यूटी को कम टैक्स लगे। तो उस केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू एसेसेबल नहीं लगेगा। समझ में आया बात? और अगर प्रिंसिपल एजेंट क्या कर रहा है रिलेटेड पर्सन आपको तो रेटेड पार्टी नहीं है वो लोग। वो लोग को तो हो ही सकता है। नहीं होता है, नहीं होता है, कस्टम के अथॉरिटी के हिसाब से नहीं होता। 31 देखते हैं। ट्रांजेक्शन वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेड इवन थ्रू द सेल इज मेड रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी के केसेस में क्या होगा ये देख लेगा। इन द फॉलोइंग केसेस द ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड। ट्रांजेक्शन वैल्यू हम लोग मान सकते हैं एसेसेबल वैल्यू, बट यदि रिलेशनशिप डिड नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। रिलेशनशिप होने के बावजूद भी यदि प्राइस आप एकदम रिजनेबल रखें तो हम लोग मान सकते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू भी क्या होगा? एसेसेबल वैल्यू होगा। मतलब 1 लाख को बाहर में भी बेच रहे हैं और अपने भाई को भी 1 लाख का ही सामान बेच रहे हैं तो हम लोग मानेंगे चलो कोई बात नहीं, तो आपका 1 लाख रुपए हम लोग टैक्स लगा देंगे। मतलब प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इंपोर्टर डेमोन्स्ट्रेट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स इज फेयर एंड मार्केट प्राइस। वो अपने आप को बता दे इंपोर्टर कि भाई देखिए सर इसका मार्केट प्राइस यही था। प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि मार्केट प्राइस यही था और इतने में ही खरीदे। तो फिर उस केसेस में ट्रांजेक्शन वैल्यू को हम लोग एसेसेबल वैल्यू मान सकते हैं, इवन दोनों के बीच में रिलेशन रहने पर भी। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये पढ़ लेना है बार। कंडीशन ये वाला कि ट्रांजेक्शन वैल्यू को एसेसेबल वैल्यू कब मानते हैं? थ्योरी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये मत पढ़, ये थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराए थे कमीशन वगैरह का। अच्छा हाँ, कमीशन में ना एक पॉइंट शायद नहीं पढ़ाए थे ना, बोले थे कि छूट गया था, वो बाइंग कमीशन वाला। कमीशन सब लेंगे, बाइंग कमीशन को छोड़ के बात करते। सब कमीशन को जोड़ देना, बाइंग कमीशन को छोड़ के। बस ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना यहाँ पे। फ्रेट वगैरह पढ़े थे हम लोग, इंश्योरेंस वाला पढ़े थे। इंश्योरेंस का रेट क्या था? 1 to 5% याद है? फ्रेट का 20%। बस 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 हो गया खत्म। ये कस्टम का पूरा थ्योरी पार्ट इतना ही था। इतना पढ़ के चल जाओ। देख 10 नंबर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ही, 10 नंबर तुम्हारा एकदम अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है।